Myself, Dr. Alka Tiwari, Professor, Department of Chemistry, Government VYT Autonomous PG College, Durg. Today I am going to teach Unit 4 of Organic Chemistry, Paper 2 to BSc Final students. This is my second video lecture. First was on mass spectroscopy and this is on infrared spectroscopy. Now let's start our today's topic, IR spectroscopy. These are the contents: electromagnetic spectra, basic principle of IR spectroscopy, molecular vibrations, IR spectrophotometer, fingerprint region, IR absorption bands, interpretation of IR. Electromagnetic spectrum. Actually what is electromagnetic spectrum, ये आपको समझना ज़रूरी है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को लोअर टू हायर फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ के अनुसार कंप्लीट रेंज को इसकी दर्शाता है. और ये फ्रीक्वेंसी रेंज अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स में डिवाइडेड है और प्रत्येक फ्रीक्वेंसी बैंड्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, IR एक्सरेज, गामा रेज एट्सेट्रा. जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये अलग अलग वेवलेंथ के अनुसार ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी है और इनके बैंड्स हैं. ये रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव, IR, UV, एक्सरेज एंड गामा रेज, एंड दिस इज विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम. अब कुछ टर्मिनोलॉजी आप लोगों को इसमें जानना ज़रूरी है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कि वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव is the number of complete cycles that passes a fixed point in a second, and wavelength is the distance between any two peaks or any two troughs of the wave. जैसे ये दिख रहा है, दो peaks के बीच का जो distance है, this is known as wavelength. Then frequency and wavelength are inversely proportional. You know, C is equal to lambda nu or lambda is equal to C by nu, where C is the speed of light, that is equal to 3 into 10 to the power 10 centimeter per second, and energy of the photon is given by this equation, E is equal to h nu, where h is Planck's constant and value of Planck's constant is 6.62 into 10 to the power minus 34 joules per second. Then what is IR region? IR region ऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए IR रीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है और इसको हम दो यूनिट्स में बता सकते हैं. या तो इसमें वेवलेंथ में इसको डिनोट किया जाता है या फिर वेव नंबर्स में. तो वेवलेंथ को अगर सेंटीमीटर में हम देते हैं तो एक्चुअली ये 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 से लेकर के 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर तक का रीजन जो है ये IR रीजन होता है. और वेव नंबर इसका ज़्यादा कॉमन यूनिट है जिसमें इसको दर्शाया जाता है, एंड इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ इन सेंटीमीटर. वेव नंबर्स आर प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी. द इंफ्रारेड रीजन लाइज बिटवीन विजिबल एंड माइक्रोवेव रीजन, जैसा कि हमने इधर देखा था. ये देखिए यहाँ पे IR रीजन जो है ये माइक्रोवेव और UV के बीच का रीजन है. अब IR रीजन जो है इसको सब डिवाइड किया जा सकता है इनटू 3 मेजर रीजन्स. एक तो नियर इंफ्रारेड रीजन है जिसकी वेव नंबर्स हैं 12,500 टू 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स, और इन नियर इंफ्रारेड रीजन है 4,000 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स का रीजन, जो कि इंफ्रारेड रीजन कहलाता है. इसके बाद है फार इंफ्रारेड रीजन, ये है 667 से लेके 50 सेंटीमीटर इनवर्स तक का रीजन. और आप जानते ही हैं कि एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज़ सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी एंड वाइब्रेशनल एनर्जी. तो IR रेडिएशन का जब एब्जॉर्प्शन होता है तो इट कॉजेज वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस इन द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन होता है बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन, हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. अब इसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रा. IR रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस होते हैं और यह एक्साइटमेंट लोअर से हायर वाइब्रेशनल लेवल में होता है.
मॉलिक्यूल के सभी बॉन्ड्स आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते, सिर्फ वही बॉन्ड्स एब्जॉर्ब करते हैं जिनके डायपोल मोमेंट में चेंज होता है और इन्हें आईआर एक्टिव ट्रांजिशंस कहते हैं। जैसे CO बॉन्ड में डायपोल मोमेंट के में चेंज होने के कारण आईआर रेडिएशन को ये स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करते हैं, परंतु सिमेट्रिकल एल्कीन्स एल्काइंस के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आईआर रीजन में बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करते और ये आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब देखना है कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जब आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है मॉलिक्यूल तो उसमें दो तरह के फंडामेंटल वाइब्रेशंस होते हैं, एक तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस कहलाते हैं और दूसरे बेंडिंग वाइब्रेशंस कहलाते हैं। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस दो टाइप के हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। और बेंडिंग वाइब्रेशंस भी ये चार प्रकार के होते हैं, सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग एवं ट्विस्टिंग। यदि बॉन्ड स्ट्रेच होता है तो रेस्टोरिंग फोर्स दोनों एटम्स को एक साथ इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ की तरफ खींचता है, और यदि बॉन्ड सिकुड़ता है यानी कॉम्प्रेस होता है तो रेस्टोरिंग फोर्स दोनों एटम्स को पुश करता है। और यदि बॉन्ड स्ट्रेच या कॉम्प्रेस होता है और फिर फोर्स रिलीज़ होता है तब वो वाइब्रेट करता है। तो ये देखिए, ये जो है ये दोनों स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के प्रकार दिख रहे हैं, जिसमें से एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है या और दूसरी है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, और ये है बेंडिंग वाइब्रेशन। अब ये देख लीजिए कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस जो हैं वो स्ट्रेचिंग बेंडिंग दो टाइप के हैं, और ये सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। और बेंडिंग वाइब्रेशंस जो हैं ये इसमें से दो प्लेन में होते हैं और दो आउट ऑफ प्लेन होते हैं। तो जो दो प्लेन में होते हैं वो सीजरिंग और रॉकिंग कहलाते हैं, और जो आउट ऑफ प्लेन हैं वो कहलाते हैं वैगिंग और ट्विस्टिंग। अब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में कि डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बट द बॉन्ड एक्सिस रिमेन्स सेम। मतलब ये जो वाइब्रेशन होता है ये अलोंग द एक्सिस होता है, अलोंग द बॉन्ड एक्सिस होता है, और दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस या तो बढ़ता है और या फिर घटता है। तो ये जो दो प्रकार के हैं इसमें से सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो होता है इसमें मूवमेंट ऑफ बोथ द एटम्स इज इन सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। दोनों बॉन्ड्स एक साथ स्ट्रेच होते हैं और एक साथ कॉम्प्रेस होते हैं, तो ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में मूवमेंट ऑफ बोथ एटम्स इज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक स्ट्रेच हो रहा है तो दूसरा कॉम्प्रेस होता है, और जब दूसरा वाला कॉम्प्रेस होता है तो ये स्ट्रेच होता है, तो ये कहलाता है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। इसके बाद में आते हैं बेंडिंग वाइब्रेशंस। बेंडिंग वाइब्रेशंस में एक ही प्लेन में जो वाइब्रेशंस होते हैं वो दो टाइप के हैं, सीजरिंग और रॉकिंग। तो सीजरिंग जो बेंडिंग वाइब्रेशन है इसमें कैंची टाइप मूवमेंट होता है, जैसे दोनों बॉन्ड्स जो हैं वो एक साथ अंदर की साइड आएंगे और दोनों एक साथ जो है वो बाहर की साइड जाते हैं, तो सीजर टाइप मूवमेंट नोन एज बेंडिंग वाइब्रेशन। और रॉकिंग में इसका ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, तो ये रॉकिंग कहलाता है। और जब प्लेन के ऊपर नीचे होता है तो वैगिंग वाइब्रेशन होता है, जब दोनों बॉन्ड्स का मूवमेंट या तो प्लेन के ऊपर की साइड में होगा या प्लेन के नीचे की साइड में होगा, तो वैगिंग कहलाता है। और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं दोनों एटम्स, एक प्लेन के ऊपर मूव कर रहा है तो दूसरा प्लेन के नीचे, तो दिस इज़ नोन एज ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है। देखिए दोनों ही बॉन्ड्स, एक ये बॉन्ड है और एक ये बॉन्ड है, दोनों अलोंग द एक्सिस मूव कर रहे हैं बट दोनों एक साथ स्ट्रेच हो रहे हैं और दोनों एक साथ कॉम्प्रेस होते हैं, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। और एसिमेट्रिक में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, एक बॉन्ड एक एटम स्ट्रेच होता है तो दूसरा कॉम्प्रेस होता है, फिर ये स्ट्रेच होगा तो ये वाला कॉम्प्रेस होगा, तो ये कहलाता है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। इसके बाद में आता है बेंडिंग वाइब्रेशन, और ये इन प्लेन बेंडिंग है। तो सीजरिंग देखिए दोनों एटम्स जो हैं वो एक साथ अंदर की साइड में मूव कर रहे हैं और एक साथ दोनों बाहर की साइड जा रहे हैं, तो ये सीजर टाइप मूवमेंट होता है, इट इज़ नोन एज सीजरिंग वाइब्रेशन। फिर रॉकिंग में क्या होता है कि
एक अंदर आ रहा है तो दूसरा बाहर जा रहा है, फिर दूसरा अंदर आ रहा है तो ये बाहर जा रहा है, तो ये रॉकिंग वाइब्रेशन कहलाता है। अब आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग जब होती है तो प्लेन के ऊपर और नीचे, तो वैगिंग में क्या होता है कि दोनों एटम्स का मूवमेंट या तो ऊपर को होता है और एक साथ ही नीचे को होता है, तो ये वैगिंग वाइब्रेशन कहलाता है। और ट्विस्टिंग में इसका उल्टा होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। जब एक प्लेन के ऊपर की साइड मूव करेगा तो दूसरा प्लेन के नीचे की साइड में मूव करता है, तो दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज़ नोन एज ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग हुक्स लॉ, विच इज़ एज फॉलोज। तो न्यू बार इज इक्वल टू 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन म्यू, वेयर म्यू इज रिड्यूस्ड मास, के इज फोर्स कांस्टेंट एंड सी इज वेलोसिटी ऑफ द रेडिएशन। वैल्यू ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड लेंथ एंड रिड्यूस्ड मास। तो ये हुक्स लॉ है जिससे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद में आता है इंस्ट्रूमेंट IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर IR स्पेक्ट्रा। तो इसमें मेनली ये देखिए, ये सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, जो कि नर्स ग्लोअर होता है। और नर्स ग्लोअर में जिरकोनियम, इट्रियम और अर्बियम ऑक्साइड की बनी हुई रॉड रहती है, जो कि इलेक्ट्रिकली हीट की जाती है अप टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, देन इट प्रोड्यूसेस IR रेडिएशंस। अब ये IR रेडिएशंस जो इसमें से निकलते हैं, यहाँ से 2 बीम्स निकलती हैं, यहाँ मिरर्स लगे हुए हैं, ये मिरर्स इनको डाइवर्ट कर देती हैं, और फिर इसके बाद में ये रेफरेंस में से होके गुजरती है बीम, तो इट इज़ नोन एज रेफरेंस बीम। और ये वाली जो है ये सैंपल में से होके गुजरती है, तो दिस इज़ नोन एज सैंपल बीम। अब ये सैंपल और रेफरेंस बीम जो है वो यहाँ से निकल कर के आती हैं, यहाँ पर फिर से मिरर्स लगे हुए हैं जो कि इनको डायरेक्शन को इनके डाइवर्ट करते हैं। और इससे जुड़ा हुआ है मोनोक्रोमीटर, डिटेक्टर एंड फाइनली स्पेक्ट्रा रिकॉर्डर। तो स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड हम यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पर हाँ, ये है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसके मेन कंपोनेंट्स हमने जो आपको बताए अभी, एक तो रेडिएशन सोर्स है, मोनोक्रोमीटर है विच मेंटेन्स द डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसीज ऑफ प्रिज्म एंड ग्रेटिंग्स, फिर सैंपल हैंडलिंग, जिसमें हम सैंपल सेल में सैंपल लेते हैं, तो वो है, और इसके बाद में डिटेक्टर और स्पेक्ट्रा रिकॉर्डर। यहाँ पे एक चीज़ हम बताना चाहेंगे आपको कि सैंपल, हाँ, ये जो है ये सैंपल सेल है और ये रेफरेंस सेल है। तो यहाँ पर हम KBr की पैलेट्स बनाते हैं। KBr जो है ये IR के प्रति ट्रांसपेरेंट होता है, खुद एब्जॉर्ब नहीं करता, तो उसको एज ए रेफरेंस कंपाउंड हम यूज़ करते हैं और उसके साथ में मतलब टाइटली उसको कॉम्प्रेस करके पैलेट्स बनाते हैं। तो प्लेन KBr का पैलेट जो है वो यहाँ रेफरेंस सेल में रखा जाता है और सैंपल सेल में KBr प्लस वो ऑर्गेनिक सैंपल जिसका कि हमको IR स्पेक्ट्रा लेना है, दोनों को मिक्स करके हम उसके पैलेट बनाते हैं और उसकी सैम्पलिंग जो है वो इस प्रकार से की जाती है और फिर हमको स्पेक्ट्रा मिलता है। एक ज़रूरी इसका पॉइंट और है फिंगरप्रिंट रीजन, जो कि IR स्पेक्ट्रा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और बिलो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स तक का जो रीजन है दैट इज़ नोन एज फिंगरप्रिंट रीजन। 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे वाला जो रीजन है उसको हम बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। और इस रीजन में बहुत ज़्यादा संख्या में हमको बैंड्स मिलते हैं, एब्जॉर्प्शन बैंड्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं। इस रीजन में बेंडिंग वाइब्रेशंस के कारण ही हमको बहुत सारे एब्जॉर्प्शन बैंड्स मिलते हैं। देयरफॉर दिस रीजन इज़ रिच इन एब्जॉर्प्शन बैंड्स। और इसमें मेनली बेंडिंग वाइब्रेशंस के कारण ये हमको एब्जॉर्प्शन बैंड्स मिलते हैं। इसके अलावा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के कारण भी मिलते हैं, जिसमें मेनली CC, CO और CN बॉन्ड्स के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के कारण भी हमको फिंगरप्रिंट रीजन में वाइब्रेशंस मिलते हैं या पीक्स मिलते हैं। और फिंगरप्रिंट रीजन को फिर से डिवाइड किया जा सकता है इनटू 3 पार्ट्स। एक तो है 1500 से लेके 1350 सेंटीमीटर इनवर्स तक का रीजन, दूसरा है 1350 से लेके 1000 सेंटीमीटर इनवर्स तक का रीजन,
और थर्ड है बिलो 1000 मीन्स 1000 टू 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक का रीजन। अब इस रीजन में मतलब 1500 टू 1350 सेंटीमीटर इनवर्स में हमको टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप्स अगर कंपाउंड में हैं तो वो अपने एब्जॉर्प्शन बैंड्स देते हैं जो कि नियरली 1380 टू 1365 के आसपास मिलता है। इसके अलावा जेम डाइमिथाइल ग्रुप्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो अपना एब्जॉर्प्शन शो करते हैं नियर 1380 सेंटीमीटर इनवर्स। इसके अलावा 1350 टू 1000 सेंटीमीटर इनवर्स का जो रीजन है इसमें सभी CO बॉन्ड्स की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस यहाँ पर मिलते हैं। और इसके अलावा इनके जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं ये 1350 और 1260 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास हमको मिलते हैं। और 1000 से नीचे वाला जो रीजन है बिलो 1000 सेंटीमीटर इनवर्स का, इसमें सिस और ट्रांस एल्कीन्स जो है अपने एब्जॉर्प्शन बैंड शो करते हैं 700 एंड 970 टू 960 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। तो सिस और ट्रांस अगर आइसोमर्स अगर हैं तो उनको हम यहाँ पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इस एरिया में अगर पीक्स मिलते हैं तो। अब ये एब्जॉर्प्शन बैंड्स के को दिखाया गया है यहाँ पे IR एब्जॉर्प्शन बैंड्स को कि किस रीजन में कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं वो अपने एब्जॉर्प्शन बैंड्स देते हैं। जैसे CH ये यहाँ पर देता है इस रीजन में, ये देखिए यहाँ पर 4000 से लेके 667 तक का पूरा IR रीजन है। इसमें हमको मेनली जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप है इसका OH है वो 133300 के आसपास देता है। NH स्ट्रेच भी हमको इधर ही मिलता है। फिर C डबल बॉन्ड N है, C डबल बॉन्ड S है, C डबल बॉन्ड O है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, C ट्रिपल बॉन्ड C है। ये पर्टिकुलर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स वाले जितने भी ग्रुप्स हैं ये हमको 2300 से लेके 2100 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में अपने एब्जॉर्प्शन बैंड्स देते हैं। फिर कार्बोनिल ग्रुप अगर किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वह हमको 1700 के आसपास अपना एब्जॉर्प्शन बैंड देता है। और ईथर्स हैं तो वो इस जगह पे हमको अपना एब्जॉर्प्शन बैंड देते हैं। तो इस तरह से पर्टिकुलर ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग पोजीशन में हमको अपने एब्जॉर्प्शन बैंड्स देते हैं जिसके द्वारा हम पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की उपस्थिति को IR स्पेक्ट्रा के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद में आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहला जो प्राइमरी यूज़ है IR स्पेक्ट्रा का दैट इज़ टू डिटेक्ट द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल के अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप्स उपस्थित हैं उसको डिटेक्ट करता है IR स्पेक्ट्रा। तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स एब्जॉर्ब एट हायर फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो उसको तोड़ना थोड़ा सा कठिन है और वो हायर फ्रीक्वेंसी उसको चाहिए, इसलिए वो डिफ़िकल्ट होता है स्ट्रेच करने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं स्ट्रेच करने के लिए सॉरी। तो स्ट्रेचिंग के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है इसलिए वो हायर फ्रीक्वेंसीज पे एब्जॉर्ब करता है। तो CC जो है 1200 पे, C डबल बॉन्ड C 1660 पे, C ट्रिपल बॉन्ड C जो है वो 2200 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास अपना एब्जॉर्प्शन देता है। और कॉन्जुगेशन अगर प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में तो इट लोवर्स द फ्रीक्वेंसीज। जैसे आइसोलेटेड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो ये 1640 से 1680 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में अपना एब्जॉर्प्शन बैंड देता है। फिर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स अगर हैं तो ये 1620 से 1640 के बीच में देते हैं। और अगर एरोमेटिक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो अप्रॉक्सीमेटली 1600 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास ये अपना एब्जॉर्प्शन पीक देता है। अब इसके बाद में हम इंडिविजुअल कंपाउंड्स में किस तरह के हमको IR स्पेक्ट्रा मिलते हैं वो देखते हैं। तो अब जैसे एल्केन है तो एल्केन के अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं यहाँ पर। तो कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन देता है अपना 2800 से लेके 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। और कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो इसके केवल स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस ही हमको मिलते हैं एल्केन में, इसके अलावा कोई भी दूसरे एब्जॉर्प्शन पीक्स नहीं मिलते। नेक्स्ट आता है अल्कोहल। तो IR स्पेक्ट्रा में अगर हम देखें तो अल्कोहल जो है इट शोज़ ए ब्रॉड एंड इंटेंस पीक ऑफ OH स्ट्रेचिंग एट अराउंड 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। 3300 के आसपास ये OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो है वो बहुत ही ब्रॉड पीक देता है। ये जैसे ये दिख रहा है, ये ब्रॉड पीक दिख रही है, दिस पीक इज़ ड्यू टू द OH ग्रुप।
OH ग्रुप प्रेजेंट है और वो भी अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो ये ब्रॉड पीक मिलती है, अदरवाइज इट मे बी शार्प पीक। तो ये पर्टिकुलर अल्कोहल ग्रुप में OH की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हमको अगर यहाँ पर मिल रही है तो हम बोल सकते हैं कि हमारे कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट है। इसके बाद में आता है कार्बोनिल स्ट्रेचिंग। अब कार्बोनिल स्ट्रेचिंग, कार्बोनिल मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप। C डबल बॉन्ड O ग्रुप किस किस कंपाउंड में प्रेजेंट हो सकता है? एल्डिहाइड में, कीटोन में, एसिड में, एमाइड में, इस तरह से इन सब कंपाउंड्स में ये प्रेजेंट रहता है। तो C डबल बॉन्ड O अगर प्रेजेंट है कार्बोनिल ग्रुप तो ये अपना एक शार्प पीक देता है अराउंड 1710 सेंटीमीटर इनवर्स। 1710 के आसपास अगर एब्जॉर्प्शन पीक मिल रही है तो ये CO ग्रुप को इंडिकेट करता है। और यूजुअली द कार्बोनिल ग्रुप्स शो द स्ट्रॉन्गेस्ट IR सिग्नल। कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स शो OH स्ट्रेच ऑल्सो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए COOH है तो कार्बोनिल ग्रुप भी है और OH भी है। तो अगर एसिड है तो ये अपना OH का भी एक स्ट्रॉन्ग बैंड देता है हमको अराउंड 2700 एंड 2800 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये जो है ये कीटोन है जिसमें C डबल बॉन्ड O है तो ये 1710 पे दे रहा है। एल्डिहाइडिक ग्रुप है, CH होगा और एक CO होगा तो CO कार्बोनिल ग्रुप तो ये देगा ही 1725 के आसपास, लेकिन CH स्ट्रेच भी देता है 2700 टू 2800 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। और अगर एसिड है तो OH स्ट्रेच देगा और C डबल बॉन्ड O देगा। तो इस तरह से हम इन कंपाउंड्स को पहचान सकते हैं। अब जैसे कीटोन्स का हमको IR स्पेक्ट्रा मिलता है वो इस तरह का मिलता है। तो 2 हेप्टेनॉन का है ये, जिसमें एक शार्प पीक हमको मिल रही है C डबल बॉन्ड O की बहुत ही शार्प पीक मिल रही है एट अराउंड 1718 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये कीटोन का है। इसके बाद में देखिए एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड का भी जो CO कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रेच है ये अराउंड 1710 ये आ रहा है। ये शार्प पीक जो है ये कार्बोनिल ग्रुप की है। इसके अलावा इसमें एक कार्बन हाइड्रोजन भी है CHO। तो CH स्ट्रेचिंग बॉन्ड जो है वो 2720 इस तरफ मिल रहा है। 2720 के आसपास जो हमको एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेगा वो होगा ड्यू टू CH स्ट्रेच ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। नेक्स्ट आता है एमीन। अब एमीन में क्या है? NH2 ग्रुप है तो इसका NH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मिलता है करीब करीब 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के पास। ये 3300 वाला एरिया है तो यहाँ पर हमको NH स्ट्रेच मिलता है। ये कंपाउंड है डाईप्रोपाइल अमीन। इसमें एक हाइड्रोजन होता है। डाईप्रोपाइल अमीन मीन्स इसमें एक हाइड्रोजन एटम होगा लेकिन उसकी बहुत पीक जो है वो बहुत शार्प नहीं रहती। अब इसके बाद में आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने आपको बताया COOH ये रहता है। तो CO का 1710 ये शार्प पीक मिल रही है एसिड की CO की, और इसके अलावा एक ब्रॉड पीक मिल रही है ड्यू टू OH स्ट्रेच। तो OH स्ट्रेच मिल रहा है हमको 2500 से लेके 25 टू 35 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में ये ब्रॉड पीक मिलती है। दैट इज़ ड्यू टू OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अच्छा, अगर ये बहुत चौड़ी मिलती है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करती है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। ये हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये OH ग्रुप है और ये इसका O, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्ड ये OH ग्रुप जो है ये काफ़ी ब्रॉड पीक हमको देता है। इसके बाद में आता है एमाइड। अब एमाइड में क्या होता है? CONH2। तो CO ग्रुप तो अपनी एब्जॉर्प्शन पीक देता है अराउंड 1630 टू 1660 सेंटीमीटर इनवर्स। ये यहाँ पर ये वाला ये जो है ये CO एब्जॉर्प्शन पीक मिल रही है हमको। इसके अलावा NH2 CO से जुड़ा हुआ है NH2, तो NH स्ट्रेच जो है वो भी 3300 के आसपास हमको यहाँ पर मिलता है। तो अगर ये दोनों पीक्स हमको मिल रही हैं तो वी कैन से कि कंपाउंड जो है वो अमाइड है। इसके बाद में नाइट्राइल्स का कैसा मिलता है? नाइट्राइल्स मीन्स RC ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल ग्रुप है C ट्रिपल बॉन्ड N। तो कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड जो है इट गिव्स एन इंटेंस एंड शार्प एब्जॉर्प्शन पीक एट अराउंड 2200 टू 2300। ये देखिए 2200 से 2300 के बीच में एक शार्प एब्जॉर्प्शन पीक मिलती है हाई इंटेंसिटी वाली
तो दैट इज़ ड्यू टू कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ये वाली। ये है इसकी समरी, जिसमें देखिए इस रीजन में कार्बन कार्बन, मतलब ये फिंगरप्रिंट रीजन है बिलो 1500 वाला, बिलो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स तक का रीजन। इसमें हमें कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन नाइट्रोजन, इनकी एब्जॉर्प्शन पीक्स मिलती हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बाकी के सारे बेंडिंग वाइब्रेशंस मिलते हैं। और यहाँ पर इस रीजन में हमको C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N के पीक्स मिल रही हैं। फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड N, वो इस रीजन में हमको देगा। और इसके अलावा नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन, ये पीक्स जो हैं हमको इस रीजन में मिलती हैं। थैंक यू।